बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप पेन एंड कॉपी लेके बैठे। आप जब हमसे साइंस पढ़िएगा तो आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आया है। हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी देंगे। सबसे पहले तो पेन कॉपी लेके बैठना है, आप कुछ नोट्स बना पाओ, नोट्स बनाना है ज़रूर। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कई सारे इनर क्वेश्चन दिए जाते हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो बुक का क्वेश्चन होता है एग्जामिनर बहुत कम ही वो यूज़ करता है। सबसे ज़्यादा वो यूज़ करता है अंदर वाला क्वेश्चन यानी इनर क्वेश्चन कहेंगे। तो हम वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आंसर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 1 से, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये एनसीईआरटी और सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर आपका 23 एंड 24 जो अभी नया सेशन चल रहा है। तो आपको सिलेबस चाहिए तो बोलिएगा, सिलेबस दिखा दूंगा। सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है, चैप्टर 1 जरूरी है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, पहले हम इसी को जान लेते हैं। एक हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया और एक हो जाता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों के बारे में जानते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक। हम बस यहाँ पे थोड़ी बड़ी हो रही है, छोटा लिख नहीं पा रहा हूँ, तो बस समझाने की कोशिश करूँगा। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो दोबारा अपने रूप में परिवर्तन हो सके, और रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो नया एक परिवर्तन होने के बाद एक नए ही तत्व, नए ही सब्जेक्ट मतलब बन जाता है। सब्जेक्ट को ले सकता हूँ मैं, नए तत्व का निर्माण करना, नए अभिक्रिया बना लेना है, अपने आप को नए में परिवर्तन करना, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। साधारण एग्जाम्पल के तौर पे हम जान सकते हैं, क्लास 9 में हम ऑलरेडी पढ़े थे कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक, वो अपने रूप को पुनः वापस ला सकता है। जिस तरह एक बर्फ़ है, बर्फ़ का गोला है, उसको पानी में पिघलाया जा सकता है, लिक्विड फॉर्म में पानी में पिघल गया। क्या पुनः इस पानी को आप जब फ्रीज में रेफ्रिजरेटर में रखेंगे या इसको ठंडा करेंगे, जो ठंडा करने के बाद क्या यह पुनः दोबारा बर्फ़ बन सकता है? ओबियसली आप बोलेंगे यस सर, बन सकता है। ये बर्फ़ को पानी में भी डाला जा सकता है और पानी से फिर बर्फ़ में परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए, पहले बर्फ़ था, फिर पानी हो गया, फिर पानी था, फिर बर्फ़ हो गया, यानी यह पुनः अपनी स्थिति में, अपनी जैसा था वैसा पुनः रूप में आ सकता है। इसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो अपने आप को पुनः वापस नहीं ला सकता। एक कागज़ का टुकड़ा, इसको जला दिया जाए, इसको बर्न कर दिया जाए, आप अगर जला देते हैं तो जलने के बाद राख में परिवर्तन हो जाएगा, और ये जो राख होगा इसको हम कार्बन कहेंगे। अब देखिए, एक तत्व से नए तत्व का निर्माण हो जाना, ठीक है, इसी को रासायनिक। क्या यह राख से पुनः वह कागज़ बनाया जा सकता है? आप बोलेगा नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। तो वही है रासायनिक परिवर्तन। ये शॉर्टकट में एक लाइन में, 1 लाइन में आंसर देने के लिए, भौतिक परिवर्तन अपने रूप को पुनः प्राप्त कर सकता है, पुनः अपनी परिस्थिति में आ सकता है जैसा था वैसा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कुछ नए तत्वों का निर्माण हो जाते हैं और वह पुनः अपनी रूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। जिस तरह हमने देखा एग्जाम्पल में, यही सब दे सकते हैं। एक कागज़ को जलाना, जलने के बाद जो जला वो एक राख बना। राख क्या है? एक कार्बन है। और जब जलने के बाद, जब यहाँ पे कई सारे परिवर्तन हुआ, जब मैं इसको जलाया, बर्न किया, आग से जब बर्न किया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकला, एक परिवर्तन, एक गैस का निर्माण हो गया, एक परिवर्तन हुआ। दूसरा राख का निर्माण हुआ, दूसरा परिवर्तन हुआ। ये राख क्या है? एक कार्बन बन गया, परिवर्तन हुआ। तो कई सारे तत्व बन जाते हैं नए। तो ये हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आई होप आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन समझ में आया है। अब अभिक्रिया क्या होता है? अब ये तो रासायनिक मैंने समझा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, मैंने परिवर्तन को समझाया, अभी अभिक्रिया नहीं समझाया हूँ। किंतु अभी भी मानिए, मैंने अभिक्रिया आपको नहीं समझाया। अभिक्रिया क्या होता है? कुछ रासायनिक तत्व को कोई और रासायनिक तत्व में मिला देने से कुछ नए रासायनिक तत्व का निर्माण हो जाता है। इसको हम अभिक्रिया कहते हैं। मिलाकर कुछ क्रिया कराना, अभिक्रिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अभिक्रिया? मिलाकर कुछ क्रिया कराना ही अभिक्रिया कहलाता है। राइट, समझ में आया? मिलाकर दो तत्व, दो मिश्रण को एक जगह मिलाइए, उससे कुछ नया बना, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कुछ केमिकल को, एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिलाना, उससे कुछ अभिक्रियाएं बन जाती है।
आगे पढ़ेंगे, हम बारीकी से जानेंगे। जानने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है, पेन कॉपी लेके बैठना। अभी मैंने जो बताया उसको लिखने की ज़रूरत नहीं था, बस वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए था। हम आगे बढ़ते हैं। अपने दैनंदिन जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। आपके ज़िंदगी में जो भी परिस्थितियाँ होती है उसके ऊपर थोड़ी सी गौर कीजिए। आप अपने सोचिए आपकी डेली लाइफ में क्या क्या होता है। गर्मियों में वहाँ पे एग्जाम्पल दे चुका है, बस इसको आपको एनालाइज करना है, समझना है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, ये क्यों? और अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, ऐसा क्यों होता है कि गर्मियों में जब आपका टेम्परेचर हाई रहता है, कमरे में टेम्परेचर, आप तो जानते हैं गर्मी का मौसम अभी चल रहा है, तो गर्मियों में टेम्परेचर हाई रहता है तो दूध को खुला क्यों छोड़ देते हैं? क्यों नहीं उसको ढककर बंद करके रखा जाता है? लोहे का तवा या तसला, कीले, जो भी लोहे का जो भी है, लोहे का छड़ी हो, लोहे का कील हो, लोहे का तावा हो जिसमें रोटी पका कर खाया जाता है, वह तसला हो, को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। उसको खुला ही छोड़ दिया जाता है, क्यों? ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों? अपने आप में। अंगूर का किण्वन हो जाना, अंगूर का किण्वन देखे हैं, किशमिश बनाया जाता है, किण्वन हो जाना। भोजन पकाया जाता है, भोजन को आप जब पकाते हैं तो क्या होता है? वेपोरेशन, वाष्प निकलती है, भोजन चावल पक के नर्म हो जाता है। मतलब ऐसा होता है, क्यों होता है? ये सबको क्यों क्यों करके अपने क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन को समझिए। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी क्यों? क्या होता है? ये कौन सा अभिक्रिया है? हमारा शरीर के अंदर इंस्टेटाइन में जाने के बाद, ठीक है, वो भोजन पच जाता है। और वैसे भी हम लोग क्लास 10 में ही डिस्कस करेंगे, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र के बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है, तो बाद में हम पढ़ेंगे। पहले इसको समझिए। आपके शरीर के अंदर भोजन गया और वो पच गया, क्या अभिक्रिया हुआ भाई? रासायनिक हुआ, ठीक है। उसके बाद हम सांस लेते हैं, आप जो सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, क्या दूसरा तत्व फिर से निकला? यस, आपने एक लिया और एक दूसरा छोड़ दिया, फिर से केमिकल रिएक्शन। तो वही हुआ है जो यहाँ पे हम देखेंगे। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। मैंने पहले ही बोला बदल जाता है, अपनी कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हमने क्लास 9 में अच्छी तरह पढ़ा था। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, मैंने ये समझा दिया, किंतु क्लास 9 वाला मैं ऊपर ही समझा दिया। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके थे। क्लास 9 वाला मैंने वहाँ पे रिपीट कर दिया, एक बार टेलर दिखा चुका हूँ आपको थोड़ा पहले। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, राइट। जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जिस तरह एग्जाम्पल दिया था, कागज़ का जलना, CO2 निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जलकर राख हो गया, कार्बन बन गया, राइट। तो वही हुआ, वो रासायनिक अभिक्रिया, वो तो रासायनिक परिवर्तन था, जो मैंने दिखाया वो रासायनिक परिवर्तन था, ठीक है। और उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, इसी से होता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, राइट। यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने आप में क्रिएट होता है, आपके मन में एक क्वेश्चन चल रही है, सर ये रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, हम कैसे जान सकते हैं? जो कहीं भी देखकर, आप अपने लाइफ में, अपने दैनंदिन जीवन में बहुत कुछ देखते हैं, देखने के बाद आप कैसे पहचान सकते हैं कि जो वहाँ पे रिएक्शन हुआ है, जो अभिक्रियाएं हुई है, वो क्या रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है या भौतिक परिवर्तन है या कुछ और ही है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे। अब हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी होगी, कोई क्रियाकलाप करना होगा, हम उसको करते हैं और करके देखते हैं, ठीक है। बस आपको समझना है, आपके पास तो इतना मटेरियल्स होगा नहीं जो ला के आप कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है वो और जो किया गया है उसके द्वारा हम समझ भी जाएंगे। सावधानी, यहाँ पे फिर से आपको सावधानी कर रहा है कि इस तरह क्रियाकलाप करने से पहले आपको सचेत रहना है। क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। यहाँ पे आपको चश्मा पहनने को कहा जा रहा है, चश्मा पहन लीजिएगा आप जब ये मतलब एक्टिविटीज़ कीजिएगा तो ठीक है। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का जो फीता होता है, मैग्नीशियम रिबन हम दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये है मैग्नीशियम रिबन, ये वाला मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे दिखाया गया मैग्नीशियम रिबन। इसको आपको रगड़ कर साफ करना है, थोड़ी सी साफ कर लीजिए, थोड़ी सी जंग लगा रहता है तो इसी तरह साफ कर लिया जाता है। इसे चिमटे से पकड़ कर
स्प्रिट लैंप या बर्नल से इसका दहन कीजिए। यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है, देखिए, और फीते के जैसा रहता है। ये सॉरी, मैंने ये बोला था, ये नहीं है, सॉरी, यहाँ पे है, यहाँ पे एक फीता है, ये मैग्नीशियम रिबन है। और ये तो जलाने वाला, आग निकलता है, इससे आग निकलता है, इससे जलाया जाता है। और इसको चिमटे के द्वारा, ये मैग्नीशियम रिबन को हम आपको पूरा अच्छा, अभी तो मैं फ्लाइट मोड मारा हूँ, नहीं तो मैग्नीशियम रिबन ही दिखा देता, फिर भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। आई होप आपको दिख रहा है, ये है मैग्नीशियम रिबन। ये जितने भी है ये रिबन है, इसी को काटा जाता है, कैंची से थोड़ा काट लीजिए और काटने के बाद इसी को थोड़ा रगड़ लीजिए। रगड़ने के बाद आपको बर्न करना है, जलाना है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को लिया और उसको रगड़ लिया। रगड़ कर थोड़ा, और किससे रगड़ना है, रेगमाल कुछ वस्तु है उससे रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए। इसको जलाना है, अब जलाना है तथा इससे बनी राख को वांच यानी ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। अब जलने के बाद तो राख बनेगा भाई, कार्बन तो बनेगा ही। जलने के बाद कोई भी वस्तु जलने से कार्बन, हमारा शरीर भी कार्बन से बना हुआ है, आपका बॉडी जो है वो भी कार्बन है, ठीक है। तो क्या है कि जो राख है, जो राख बचेगी, जो आप जलाइएगा, उसको एक ग्लास में इकट्ठा कीजिए। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये देखिए बहुत बारीकी से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मैग्नीशियम रिबन का फीता मैंने दिखाया, उसको रगड़ लिया गया, मान लीजिए मैंने रगड़ लिया, हाँ। उसके बाद ये चिमटा से पकड़ा मैंने, उसके बाद ये बर्नर है, इससे आग निकलती है, इसको जला रहा हूँ। जलने के बाद जो राख गिर रही है यहाँ पे बूंद बूंद, और ये मैं एक कांच का कोई बर्तन है, वहाँ पे इसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। ये गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गिर रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ी ध्यान से, बारीकी से। तो मैग्नीशियम रिबन का जो भी जलने के बाद राख हुआ, हाँ, वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, इसके बाद क्या अभिक्रियाएं होती है, क्या बनता है, हमें भी जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसे चित्र 1.1, हमने चित्र 1.1 का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया, यहाँ पे आपसे ही क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपने क्या प्रेक्षण किया, भाई आपने क्या समझा, आप ये क्रिया करके आपको क्या समझ में आया, ठीक है। तो अब इसका आंसर आपको नीचे दिया गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है, मैं फिर से पढ़ा लेता हूँ तो क्वेश्चन दूंगा। मैंने पहले ही बोला था ना, पेन कॉपी लेके बैठना है, तो मैं क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, क्वेश्चन भी दूंगा। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। व्हाइट, वो काला काला नहीं गिरा, वो कार्बन जैसा था लेकिन वो सादा सादा गिरा। व्हाइट, इसलिए व्हाइट पिक्चर था वहाँ पे, व्हाइट जमा हुआ, यानी श्वेत चूर्ण, सादा चूना बन गया। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण, गुड, वेरी गुड। ये एक्चुअल में कार्बन नहीं है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन एक बनाइए, तो क्वेश्चन एक बनाइए फटाफट जल्दी से। मैग्नीशियम रिबन को आपको एमसीक्यू में भाई यही सब पूछेगा, एनसीईआरटी में, हाँ, और सीबीएसई में एमसीक्यू भर के देगा, और वो एमसीक्यू जो बनाएगा ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा एकदम बिल्कुल। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। आंसर ये हो गया, क्वेश्चन भी बोल दिया मैंने, इसलिए कहा मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत बारीकी से पूरा का पूरा एकदम 100% ऐसा नोट्स, ऐसा क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। अब देखिए ये कैसे हुआ, हाँ, कैसे फॉर्म हुआ कि वायु में क्या है, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, और आग कब जलता है। एक और क्वेश्चन एग्जामिनर कभी पूछ सकता है, आग जलाने में कौन सा गैस मदद करती है, तो आग जलाने में ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन वहाँ पे मिला, आग हमने लगाया और आग जल उठा। ऑक्सीजन के बिना तो आग जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आग जला और मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो और मैग्नीशियम रिबन के साथ जो अभिक्रिया हुआ, ठीक है, उसके बाद जो श्वेत चूर्ण बना जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, तो कुछ हमें जानकारी यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो ये दोनों के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये अभिक्रिया हुआ है, इन दोनों के बीच अभिक्रिया है, ऑक्सीजन और आग के साथ मैग्नीशियम को जलाया गया, ये एक अभिक्रिया हो गया जिससे हमारा नया कुछ मिला, वो नया मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सादा चूर्ण बनता है। एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से जो श्वेत चूर्ण बनता है उसका नाम क्या है,
उसका नाम क्या है? एग्जामिनर या तो आपको इस तरह घुमा के क्वेश्चन दे या आपको इस तरह घुमा के क्वेश्चन दे, लेकिन आपका मंजिल एक ही रहेगा, वहीं पे जाएगा वो, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने लिखाया। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन था, अच्छा ये क्वेश्चन था, मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर पढ़ाऊँगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन वहीं से आ गया ना, क्वेश्चन वहीं से आया। वायु में, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको मार लीजिए। मैं जो बोलूँगा मोस्ट वीवीआई, तो इसको वीवीआई मार लेना है, हाईलाइट कर लेना है। अब वीवीआई इस तरह मार लेना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया था कि मैग्नीशियम यानी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं आगे, उसका आंसर भी मिलेगा, सब कुछ चिंता की कोई बात नहीं है। कितना दूर था भाई, हमने कंप्लीट इतना दूर कर लिया था। अब 2 एक्टिविटीज़ और है, हम इस एक्टिविटी से कुछ और समझेंगे, कुछ और जानकारी मिलेगी। एक्टिविटीज से ही क्वेश्चन आंसर भी मिल जाता है, याद रखिएगा। एक्टिविटीज 1.2, एक परख नली में लेड यानी सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। एक परख नली लेना है, परख नली देखे हैं, उसमें क्या लेना है? सीसा यानी नाइट्रेट का घोल लेना लीजिए। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रश्न किया? ये क्रियाकलाप करने के बाद आपको क्या मिला? ठीक है भाई, नीचे पढ़ेंगे, हमें मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्ड दिया है एक्टिविटीज, इसमें दिया है एक शंख हाँ फ्लक्स के या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। दाने टुकड़ा का जैसा छोटी छोटी जिंक लेना है। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत पावरफुल अम्ल, या सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए। उसमें एसिड डाल दीजिए, एसिड डाल रहा है, सावधानी बोल रहा है, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि वो हाथ में लगने से हाथ जला देगा एकदम। ठीक है, छिद्र कर देगा, इतना पावर रहता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें डाल देना है। क्या जस्ते के दाने के आसपास, यानी जस्ता यानी जिंक के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दिया? आपको कुछ रिएक्शन दिखाई दे रहा है। आप जब उस एसिड को डाल रहे हैं, किसमें डाल रहे हैं? जिंक में, तो आपको कुछ रिएक्शन दिखाई दिया, कुछ हो रहा है क्या? शंक्वाकार फ्लक्स के अपरख नली को स्पर्श कीजिए। क्या इसमें तापमान में कोई परिवर्तन? क्या आपको लग रहा है कि उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है अपने आप? मैंने 2 वस्तु को मिलाया और टेम्परेचर देखा पूरा हाई हो गया, जो परख नली था वो गर्म हो गया। तो इससे क्या हुआ? ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, 1.2 का एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये कॉर्क है, ये कांच की नली है, शंक्वाकार फ्लक्स है, तनु अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पे दानेदार जस्ता है, रिएक्शन हो रहा है और H2O हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। देखिए यहाँ पे H2 गैस निकल रहा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन एक बनाइए फटाफट। जब जस्ते को यानी जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो क्या होता है? ऐसा ही क्वेश्चन जैसा बोल रहा हूँ, बिल्कुल टिक टॉक वैसा ही बनाइए। जब जस्ते को, दानेदार जस्ते को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो क्या होता है? आंसर एक ही होगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में एग्जामिनर बनाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा। जो क्वेश्चन बनेगा मैं देते चलूँगा। आंसर मिला, मैंने पहले बोला ना, एक्टिविटीज से हमें कई आंसर मिलेंगे, किंतु एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए तीनों अभिक्रियाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रश्न की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये 1, 2 और 3 तीन एक्टिविटीज किया। ये तीनों एक्टिविटीज से हमें क्या पता चला कि जो भी अभिक्रिया हुआ वही है रासायनिक अभिक्रिया, वही है केमिकल रिएक्शन। आगे चलते हैं। अवस्था में परिवर्तन। अब रासायनिक अभिक्रिया होने से क्या होता है? क्वेश्चन और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया होने से क्या होता है या क्या क्या परिवर्तन होता है? लिखिए क्वेश्चन लिख लिए फटाफट। रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या क्या परिवर्तन होता है? फटाफट जल्दी से झटपट काम कीजिए। तो आंसर होगा, रासायनिक अभिक्रिया होने से अवस्था में परिवर्तन, पहले जिस अवस्था में थी बाद में अलग अवस्था आ जाएगा। रंग में परिवर्तन, कलर हमने देखा मैग्नीशियम रिबन, हाँ वो रंग कलर अलग हो गया। उसके बाद गैस का निष्कासन, कुछ गैस भी निकलता है। हमने एक कागज़ को जलाया तो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। हमने जब इसको रिएक्शन कर दिया हाँ तनु अम्ल के साथ,
जिंक का, तो हमने देखा हाइड्रोजन गैस निकाल दिया भाई। गैस में भी परिवर्तन, गैस का निष्कर्षण मैंने गैस निकालता है। तापमान में परिवर्तन, यहाँ पे हीट बढ़ जाएगा भाई, हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमने 4 परिवर्तन देखा कि क्या क्या मिला रासायनिक अभिक्रिया होने से। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। ये 4 परिवर्तन हमें रासायनिक अभिक्रिया से होता है। तो मैंने ये भी क्वेश्चन लिखा दिया। चलिए ठीक है, चलते रहेंगे। हमने यही बोला हम नोट्स देते जाऊंगा भाई। जो मार्केट्स में जो नोट्स मिलता है, जो गाइड मिलता है, वो गाइड वगैरह से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम में अगर आपको 98-95 मार्क लाना है, 95-98 मार्क लाना है, ठीक है, और जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो अगर 90 या 85 भी लाना चाहते हैं, लेटर मार्क आपको चाहिए, तो लगभग आपको सब कवर करना पड़ेगा बुक के अंदर से। और बारीकी से चैप्टर समझ जाए। जो इंसान चैप्टर ही नहीं समझा, अब बताइए आप अगर कोई मूवी नहीं देखते हैं तो आपसे पूछ लिया जाए, वो कुछ मूवी का नाम ले लिया जाए, वहाँ पे क्या हुआ था, आप बोल नहीं सकेंगे क्योंकि आप देखे नहीं है, समझे नहीं है। समझना देखना जरूरी है। यदि हम अपने आप को देखिए, आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हम अपने चारों ओर अगर अपने दृष्टि से देखेंगे तो हमें लगेगा कि कई जगह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। इसी अध्याय में हम समझेंगे कि क्या क्या अभिक्रिया हो रही है, कैसे हो रहा है, हमें क्या क्या डेली लाइफ में होता है, सब कुछ हम देखेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट 1.1 रासायनिक समीकरण। चलिए क्रियाकलाप 1.1। अब वो 1.1 में चले जाइए। वो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था मैंने 1.1 में, ठीक है, वहाँ पे। अब सोचिए जब मैंने क्रियाकलाप क्या किया था। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। मैंने खुद बोला था, क्वेश्चन भी बना दिया था और आंसर भी वहाँ पे कंप्लीट भी किया था। मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया था। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण देखिए 1.1 में जो मैंने किया उसको आप अपने शब्दों में बयां कीजिएगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। कि हम ऐसे लिखेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, मैग्नीशियम रिबन में को साफ करेंगे, साफ करने के बाद हम उसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया जाता है तो वहाँ से श्वेत चूर्ण गिरता है। जो श्वेत चूर्ण है उसको हम कांच की ग्लास में या कांच की कोई प्लेट में रखेंगे तो हमें जो वो श्वेत चूर्ण प्राप्त हुआ उसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिखाई दिया, मैग्नीशियम को जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखिए मैंने इतना देरी तक बकर मैंने किया। इसको क्या शॉर्टकट में एक लाइन में आंसर दिया जा सकता है? यस, यही बोल रहा है कि इस अभिक्रिया को सरल विधि द्वारा भी लिखा जाता है। वह विधि है, देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलाकर अभिक्रिया कराया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बस इसको मतलब सरल विधि द्वारा हमने लिखा, एक लाइन में आंसर दे दिया। लाइन भी नहीं लगा यार, कुछ मतलब सेकंड में हम इसको आंसर दे सकते हैं। यही अभिक्रिया को हम इतना बार जो मैंने बोला, इस तरह इतना बड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया लिख दिया, दोनों का अभिक्रिया कराया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। नया उत्पाद क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। 1.1 वाला एक्टिविटीज़ को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है। अब बोलिएगा सर क्या मैं एग्जाम में यही लिख दूंगा? नहीं, आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे चलना है। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, आप उसके नीचे भी इसको लिख सकते थे। ऊपर वाला जो लिखेंगे उसके नीचे इसको लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर जो चेक करेगा भाई वो भी बहुत खुश होगा। अब बोलिएगा क्यों खुश होगा? देखेगा बच्चे का कितना अच्छा नॉलेज है, बच्चे ने शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर दिया, बच्चे ने बोर्ड फॉर्म में भी इतना अच्छा से सजा के आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो अच्छी बात होगी। मैंने बस समझाया आपको। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? इस अभिकारक से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन एक लिखिए, अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं? अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं? फिर से क्वेश्चन लिखिए, अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं? हो गया, क्वेश्चन लिखना हो गया। अब देखिए इसका आंसर मैं दे रहा हूं। जब
मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे दो पदार्थ हैं जिसे हम आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो इसे हम अभिकारक कहते हैं। ये अभिकारक है और इस अभिक्रिया से जब नए तत्वों का निर्माण होता है तो इसे हम उत्पाद कहते हैं। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद हो गया। हमने आंसर भी कह दिया। आई होप कि आपको समझ में आया है, आंसर भी दे दिया। ठीक है, फिर बहुत बड़ी चैप्टर है यार। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके माध्यम एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। हमने देखा कि तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। हमने फिर दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये तीर का निशान है भाई, ये तीर का निशान है। ये लगाकर उस अभिक्रिया को दिखाया जाता है। ठीक है, जो बोले सो निहाल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दर्शाया जाता है अभिकारकों के बीच योग प्लस। अब जो अभिकारक है उसके बीच में हम प्लस का चिन्ह देंगे। प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादकों के बीच भी योग प्लस का चिन्हित लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। बिल्कुल इसी को समझाया गया है, बोला गया है। ये भी प्लस में लिखा जाता है, कभी कभी ये भी प्लस में लिखा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे प्लस है, इसको बोला जाएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोला जाएगा RHS राइट हैंड साइड। ये हो गया। और मिडिल में तीर का निशान को दिखाया जाता है। ठीक है, LHS से RHS बन गया। ठीक है, अब बन गया भाई, वहाँ पे दिखा दिया मैंने। LHS हम मैथ्स का भी वीडियो बनाऊंगा, किंतु वो भी देखिएगा। वो चैप्टर 8 में बहुत प्रूव करने वाला है। LHS RHS वो सब बस हम वो भी है, समझ में आ जाएगा। अब है रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण कैसे लिख सकते हैं इसको हम जानते हैं। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इसमें भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। यस, बनाया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा, मैं जितना आप लोग को एक्सप्लेनेशन किया, जितना मैंने भाषण दिया, उस भाषण को क्या आप संक्षिप्त शब्दों में लिख सकते हैं? यस, मैं लिख सकता हूं। रासायनिक समीकरण की रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। उसको इस तरह भी लिखा सकता है। हमने वहाँ भी देखा था कि छोटा से छोटा। सबसे पहले मैंने बहुत बड़ी भाषण दे के समझाया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन रहा है। फिर मैंने इसको पूरा नाम लिखा, मैग्नीशियम लिखा प्लस ऑक्सीजन लिखा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा। क्या ये मैग्नीशियम, क्या ये ऑक्सीजन, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको और शॉर्ट में लिखा जाता है। देखिए पहले थोड़ी बड़ी थी, इसके बाद फिर भी ये इससे भी छोटा लिखा जा सकता है भाई। वही बोला, इससे भी संक्षिप्त में लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम को मैंने Mg लिख दिया, हाँ, ऑक्सीजन को मैंने O2 लिख दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने MgO लिख दिया। ख़त्म, यहीं पे ख़त्म, हटाओ इसको, ख़त्म हो गया। मतलब इतना शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में लिख सकता है मैं। ठीक है, तो समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी अलग होगा। सबका परमाणु संख्या अलग होगी। क्या दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुल है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। वेरी इंपॉर्टेंट, समीकरण कब संतुलित और असंतुलित होती है? सबका अपना अपना परमाणु संख्या होता है। यस, होता है। एग्जाम्पल लूँगा मैं, मान के चलिए एग्जाम्पल, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, बस आपको समझने के लिए लूँगा। मान के चलिए मैंने लिया चाय और मैंने लिया प्लस पानी। हाँ, क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, कोई बात नहीं। फिर बना, और सॉरी चाय नहीं यार, क्या मेरा भी दिमाग है यार। मैंने लिया दूध, मैंने लिया पानी और बना दिया चाय। समझिएगा, यहाँ पे बारीकी से समझिएगा। दूध और पानी को मिलाकर उसमें चाय पत्ती वगैरह ऐड कर चलिए चाय पत्ती भी यहाँ पे लिख दीजिए, ऐड करके मैंने बनाया चाय। क्या बन गया? इसको मिश्रण से, इन दोनों की मिश्रण से चाय बन गया। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने देखा दूध का परमाणु संख्या 2 है, पानी का परमाणु संख्या 3 है। नहीं, ये मत मानिए, मैं काल्पनिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ कि है। मान लीजिए है, मानने से कुछ भी होता है। मान लीजिए
तो माना दूध का परमाणु संख्या 2 है, पानी का परमाणु संख्या 3 है, और जब चाय बन गया तो चाय का परमाणु संख्या हो गया 5। अब बोलेगा सर जोड़ दिए ने क्या 3 और 2 का? नहीं, चाय का पहले से 5 था। मैं जानता था चाय का परमाणु संख्या कितना हुआ, 5 है। मतलब है नहीं, माना हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मान रहा हूँ, मान के चलिए है। तो आपने ये देखा इन दोनों का जोड़ने पर जितना मान आता है, क्या चाय का भी उतना ही मान है? यस है, हाँ सर है। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे संतुलित समीकरण। ये जो समीकरण, ये जो रिएक्शन हुआ है, ये एक संतुलित समीकरण है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपको समझना, क्योंकि इस तरह का दे देता है, कई सारे इस तरह दे देगा और एग्जाम में एमसीक्यू बनाएगा कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा संतुलित समीकरण है। बोलिएगा सर हम कैसे पहचानेंगे? उसके लिए आपको परमाणु संख्या की ज्ञान होना पड़ेगा। उसके लिए वो जो पीरियोडिक टेबल है उसका संख्या, परमाणु संख्या, वो सब जानना पड़ेगा, तत्व और परमाणु संख्या। तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। और हमको लगता नहीं है हमें पूरा चार्ट याद करना है, क्योंकि आपके बुक के अंदर जो बुक से बाहर क्वेश्चन एग्जामिनर कभी नहीं पूछता, ये भी मान के चलिए। तो आपके बुक में जो है उसी को पढ़ लेंगे अच्छी तरह, तो हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियरिटी आ जाएगी। कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, तो हमें बिल्कुल एग्जाम का पूरा परफेक्ट सिलेबस ही क्लियर हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। शायद एग्जाम का सिलेबस से ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, वो भी ज़रूरी है। तो इसे कहेंगे संतुलित समीकरण। अब मैंने देखा दूध, ये दूध था। अब मैं शॉर्टकट लिखूंगा, अब थोड़ी ये द लिखूंगा। द मतलब दूध, और प मतलब पानी, और च मतलब चाय। ठीक है, तो अब हमने देखा कि अगर दूध का 2 था, पानी का 3 है, और यहाँ पे चाय का अगर 4 आ गया, क्या इन दोनों का सम इसके बराबर हुआ? नहीं हुआ है। चाय 4 है भाई, नया जो बनाया वो 4 है, और वो 2 था, 3 था, ये तो 5 है। तो ये दोनों का क्या जो सम है बराबर हो रहा है? दोनों का जो परमाणु संख्या बराबर हुआ? नहीं हुआ। जब परमाणु संख्या बराबर नहीं हुआ तो उसे हम क्या करेंगे? उसे हम कहेंगे असंतुलित समीकरण। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट मैंने काल्पनिक दृष्टि से एक एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन आपको वो नहीं लेना है, आपको वो मैं तत्वों के द्वारा ही समझाऊंगा। तत्व आएगा, समझाऊंगा, बस समझा रहा हूँ कि समीकरण असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पे तो शब्द में बोला है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे लगा कि मैं चाय के द्वारा आपको समझा दिया कि संतुलित समीकरण क्या है और असंतुलित क्या है। संतुलित में परमाणु संख्या बराबर होगी, असंतुलित में नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, दोनों ओर का, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का जो द्रव्यमान है बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक्चुअल में यहाँ से एक क्वेश्चन बना था एग्जाम में, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो उसको मुझे बना के ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये सटीक आंसर नहीं लगा मुझे। जो नहीं लगेगा तो हम उसे छोड़ेंगे। यहाँ पे बोला है इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। ढांचा समीकरण है, हटाइए, आगे बढ़ते हैं कि जो आएगा मैं खुद दिखाऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इतना अच्छा से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक एक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दें। मेरे चैनल को थोड़ी सी ग्रो करने में आपका मदद चाहिए, मैं आपका इतना मदद कर रहा हूँ। आपसे कोई भी गुरु दक्षिणा नहीं लिया जाता है, बस ये शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, यही गुरु दक्षिणा मैं मान लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 1.1.2 संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। हमने जाना कि संतुलित क्या होता है, और हमने ये भी जाना कि असंतुलित क्या होता है, चाय के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा, जस्ट समझना था मुझे। तो अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। क्या संतुलित रासायनिक समीकरण जरूरी है या नहीं है, उसका महत्व क्या है? ठीक है, हमारे जीवन में हम देखेंगे। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, कोई एक परमाणु दूसरे तत्व को कुछ दे देता है, हमने देखा था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं पढ़े हैं तो क्लास 9 की मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी देख लेना पड़ेगा। तो चलिए, मान लीजिए आपने पढ़ा था और पढ़ा भी होगा, क्योंकि ज़रूर पढ़ा होगा, बुक मिला ही था 9 में। तो आपने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा।
जिसका आपने 9वीं यानी क्लास 9 कक्षा में अध्ययन किया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है ना ही विनाश। वेरी इंपॉर्टेंट, द्रव्यमान का ये एक इम्पोर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। आप दो को मिलाएं, नया तत्व बना, अलग बात है, किंतु जो द्रव्यमान था उसका जो रहना चाहिए वो है, किंतु वो वहाँ से उड़ नहीं गया। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिला है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो वह है, मैग्नीशियम भी है वहाँ पे, ऑक्सीजन भी है वहाँ पे। ठीक है, गायब नहीं हो गया। तो वही बोला गया है, जो द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, वो ऑलरेडी जो है। अब पानी को मान लीजिए, पानी H2O, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन की 1 परमाणु से पानी बनी है। तो ये बताइए, पानी जो है, हाँ, पानी का आप विनाश कर सकते हैं क्या? नहीं। पानी का निर्माण भी कर सकते हैं क्या? अब बोलेगा नहीं कर सकते। पानी, अब बोलेगा सर हाइड्रोजन को 2 मिला दूँ भाई, ऑक्सीजन 1 मिला दूँ, पानी बन गया। अरे आप हाइड्रोजन को 2 मिलाए, ऑक्सीजन को 2 मिलाए, ये तो पहले से ही था ना, अब तो ऐड कर दिए, पहले से ही था ना, तब तो पानी बन गया ना। वही है द्रव्यमान। अब वही है कि आप निर्माण भी नहीं कर सकते, विनाश भी नहीं कर सकते, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, जितना भी द्रव्यमान है, उत्पादन के समय जो द्रव्यमान थी, मैंने बोला कि दूध का 2 था मान के चलिए, और पानी का 3 था मान के चलिए, था पहले भी था, अब जब रिएक्शन के बाद मिलकर वो 5 चाय का 5 बनाया, वो बाद में भी रहा। ठीक है, अभी भी है, इस तरह करके मान लेना है आपको। ठीक है, और होता है अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, हमने देखा, सब जाना। क्या होता है मच्छर। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। अब अगर संतुलित नहीं रहता है, अगर मैंने ये देखा कि दूध और पानी, देखा ये 2 था, ये 3 था, और चाय का 4 है, तो ये संतुलित नहीं है, इसको हम असंतुलित कहेंगे। तो क्या हम इसे संतुलित कर सकते हैं? यस, किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कैसे करेंगे, हाँ, कब होगा संतुलित, कब नहीं कर सकते हैं, जानेंगे हम इसको भी 5 बनाएंगे, इधर 5 था, इधर भी 5 बनाएंगे, इधर 4 था ना, कैसे बनाएंगे देखिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही बोला है, क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जाता है। हमने देखा जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 1.3 एक्टिविटीज़ 1.3 में, ऊपर जाइए, पेज उल्टाइए और देख लीजिए। 1.3 में हमने क्या देखा, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का जब रिएक्शन कराया गया तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकला। क्या क्या बना, क्वेश्चन बनाइए। तो हमने एक क्वेश्चन नहीं बनाया था, एक क्वेश्चन बना दिया, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड होना चाहिए था, मैं देखा नहीं, चलिए कभी कभी भूल हो जाती है। कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से क्या क्या प्राप्त होता है, ऐसा। तो आंसर लिखना है, जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो चलिए, ये तो आंसर लिखा दिया मैंने, क्वेश्चन फिर से लिखा दिया। अब हमने ये देखा कि ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। अच्छा, लिखा गया है भाई। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में दर्शाया जा सकता है। हम इसको इस तरह दर्शा सकते हैं। हम जानते हैं जिंक को Zn लिखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, आया था H2SO4, रासायनिक संकेत में आता है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसके बाद जिंक सल्फेट को ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन को H2, हम इस तरह लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, इसी का शॉर्ट नेम है। अब बोलेगा सर ये इंग्लिश में क्या दे दिया, कुछ नहीं, इसके शॉर्ट फॉर्म में, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये हिंदी में लिखा था, इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये मैंने लिख लिया, सेम है, सेम टू सेम, टिक टॉक। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या की तुलना करें। हम ये तुलना करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे परमाणु संख्या कितना है, यहाँ पे कितना है, अब हम देखेंगे। ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मिडिल में तीर है। क्या इसका अगर 8 है तो इसका 8 है, इसका 10 है तो 10 है, हम देखेंगे, अभी जानेंगे। अच्छा एक बात, अच्छा देखते चलिए, ठीक है, देखेंगे। यही दिखा के मैं
नेक्स्ट पार्ट में मैं समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो लेंथी होती जा रही है तो आपको भी बोरिंग फील होगा। ठीक है, तो आप 2 बार वीडियो देखिएगा तो समझ में अच्छी तरह आएगा। अब ये देखिए Zn का कितना है, Zn का परमाणु संख्या 1, यहाँ पे दिया गया है 1। नया उत्पाद जो बना राइट हैंड साइड में, यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे जिंक का कितना है 1 है, और यहाँ भी जिंक का कितना है 1 है। अच्छा ठीक है, संतुलित है, दिखाई दिया संतुलित है। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड 2 2। एस का कितना है 1 है तो इसका भी 1 है, ओ का कितना है 4 है तो इसका भी 4। वाह वाह वाह, यानी संतुलित, दोनों साइड बराबर, राइट हैंड साइड इक्वल टू LHS बराबर RHS, राइट, संतुलित, प्रूफ डेट, याद आ रहा है। अच्छा, समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। दोनों बराबर है ना भाई, संतुलित है, हमने पहले ही बोल दिया, बराबर रहने से संतुलित, बराबर नहीं रहने से असंतुलित। अब हम निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। हम अब ट्राई करेंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण है इसको हम संतुलित करें। यहाँ पे देखेंगे Fe का 3 है, O का 4 है, H2 का 2 है, ठीक है, और यहाँ पे वैसा नहीं है, हमें बराबर करना है। कैसे करेंगे? अच्छा, एक बात, आपका ये पार्ट 1 रहा, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, टाइम बहुत हो चुकी है। ये पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, उसको जाके देख ले, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया गया है, सेम इसी जगह से। वीडियो अच्छी लगी तो फिर से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत ही काइंडली रिक्वेस्ट किया गया। वो अभी 40 से ऊपर 42 मिनट चल रहा है, तो पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन के नीचे है, क्वेश्चन आंसर सब मिलेगा। अभी तक लगभग अच्छा खासा 6-7 क्वेश्चन आंसर मिल चुका आपको, क्योंकि पढ़ाया भी ज़्यादा नहीं ना, थोड़ी ही तो पढ़े हम लोग। जाएंगे पार्ट 3 तक लगता है कंप्लीट हो जाएगा, और क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, छप जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा, और सब आ भी जाएगा। तो MCQ भी कवर हो रहा है। ये मत सोचिए कि मैं MCQ नहीं दे रहा हूँ, ये जो भी दे रहा हूँ या तो 1 लाइन में क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर, या MCQ बना सकता है, या 2 मार्क का क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो ये सब कुछ कवर हो रहा है, मेरे वीडियो में सब कुछ कवर हो रहा है। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब किए।